मैं आपको ये बता रहा था, जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसके अंदर हम सारी असेट को ट्रांसफर करेंगे और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। जब हम असेट को ट्रांसफर करेंगे जब हम असेट को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, दोनों ही चीज स्क्रीन पे बनाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट और एक जनरल एंट्री। दोनों ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर मैं रियलाइजेशन अकाउंट साइड में। ओके, मैंने आपसे क्या कहा, पहला काम क्या होगा हमारा, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर असेट, ट्रांसफर असेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट एट कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब ये होता है बैलेंस शीट फिगर्स। इसका मतलब है बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस शीट में जो फिगर आ रही है उस फिगर को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है हमें, पहला काम सारे असेट्स को ट्रांसफर करना है किधर, रियलाइजेशन अकाउंट में। बात क्लियर है? ओके, जब हम असेट को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे आपने सोच लिया होगा कि जब कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो उसका बैलेंस हमेशा चेंज हो जाता है। जैसे असेट डेबिट होता है, ट्रांसफर के टाइम पर हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट रियलाइजेशन कैसे करेंगे वो अभी हम सीख लेंगे। ओके, ट्रांसफर करना सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी कैरिंग वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जो फिगर आ रही है ना इस वैल्यू पे। क्योंकि आपका पर्पस क्या है, बैलेंस शीट को खत्म करना, बैलेंस शीट को खत्म करना। जो ये वाली वैल्यू आ रही है ना इसको हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। इसी को हम बोलेंगे बैलेंस शीट वैल्यू। इसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो बुक्स में आ रही है ऑलरेडी। हमें बैलेंस शीट को खत्म करना है, इससे हम बैलेंस शीट की वैल्यूज को, जो बैलेंस शीट पे वैल्यू आ रही है इसी वैल्यू को उठा के हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर है? एक्सेप्शन, कुछ आइटम्स ट्रांसफर नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस असेट्स भी आते हैं। बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं ऑलरेडी, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी एंड एल सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट, कुछ भी हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो। यदि कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करते, इसको हम कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में करते हुए आए हैं। हम ये तो करते थे, जो भी नुकसान आ रहा है, फिर यदि एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, कोई भी नुकसान हो, जब कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स हो, हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिटर्न ऑफ करते हैं। यही हमने एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, डेथ में भी पढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा है कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं हम इसको रिटर्न ऑफ करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसी चक्कर में हम इसको इधर नहीं लेंगे, इसको हम कहा लेंगे, कैपिटल अकाउंट में। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि क्या क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब कि बिलो आइटम्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, बिलो आइटम्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, आर नॉट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। पहला, यदि कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है, एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो पिछले कई सालों के, वो भी ट्रांसफर नहीं करे जाएंगे, क्योंकि हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसी चक्कर में ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो हम एडमिशन में पढ़ते थे, या रिटायरमेंट में पढ़ते थे, या डेथ में, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, कोई भी फिक्टिशियस असेट्स ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम फिक्टिशियस असेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं किसके अंदर? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर होगा। ओके, मैं आपको वन बाय वन हर एक पॉइंट को क्लियर करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। कि मैं आपको असेट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ओके, अब एक बात बताइए, कैपिटल दो तरीके की होती थी, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। दो मेथड होते थे कैपिटल के। एक होता था फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता था फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते थे, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, फिर क्रेडिट भी आ सकता है। और सिंपल सोचो, करंट अकाउंट का बैलेंस असेट्स में भी आ सकता है या लायबिलिटी में भी आ सकता है। यदि करंट अकाउंट का बैलेंस असेट्स में आ रहा है, आप उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि हम इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, यदि हम कैपिटल अकाउंट का जो मेथड है, फिक्स्ड मेथड, यदि उससे अकाउंटिंग हो रही है और करेंट अकाउंट का बैलेंस शीट के असेट साइड, मतलब कि इधर आ रहा है पार्टनर करेंट अकाउंट, तो आप इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये ट्रांसफर करा जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मैं लिख देता हूं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब जो असेट्स में आ रहा है हम उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। हेडिंग के चल दिया एक्सेप्शन, मतलब कि जो नीचे आइटम्स हैं हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? फिक्टिशियस असेट्स को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को उसको भी कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। जो ट्रांसफर असेट्स है ना, इसके में इंक्लूड है यदि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, इंक्लूड
लोन टू पार्टनर। यदि कोई पार्टनर को लोन दिया है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसीलिए मैं नीचे इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सेप्शन नहीं लिख पाऊंगा। मेन एक्सेप्शन क्या है? पॉइंट नंबर वन, कोई भी फिक्टिशियस असेट्स को जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पिछले कई सालों के नुकसान इकट्ठे हो गए, उसको वो हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर कैपिटल का, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का कोई भी डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बात क्लियर हो गई? ओके। मेन ये दो ही है कि हम इन दोनों को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मैंने क्या लिखा है? ट्रांसफर असेट्स इंक्लूड लोन टू पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर को कोई भी लोन दोगे वो असेट होता है, उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। इन दो आइटम को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक और लिखिए, थर्ड पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेट अकाउंट ओपन, मतलब कैश एंड बैंक का सेपरेट अकाउंट खुल रहा है तो इसका जो बैलेंस होगा वो इसी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तीनों पॉइंट बता रहा हूँ। फिक्टिशियस असेट को कैपिटल अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस को, जो डेबिट बैलेंस आ रहा है असेट साइड, वो भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है उसको भी हम सेपरेट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। हम कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे ना, उसमें ही इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो टू बैलेंस बीडी के अंदर आ जाएगा। सीधे सेपरेट अकाउंट है उसके नाम इसको ट्रांसफर कर देंगे। यही तीन बैलेंस है जो ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। कॉपी करिए। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ये तीन आइटम्स ट्रांसफर नहीं होते। अब इंपॉर्टेंट डालिए, इंपॉर्टेंट नोट। जैसे मैंने आपको एक्सेप्शन बताई कि सारे असेट ट्रांसफर करे जाते हैं इन कुछ असेट्स को छोड़कर जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं। रीजन लिख दिया, ये कैपिटल में जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, इसका एक सेपरेट अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट खुलेगा, इस चक्कर में ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब मैं एक और नोट लिखवाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट नोट है, मैं उसके लिए ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। वो नोट ये है, पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि वो नोट क्या है आपका मैं बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट नोट। जैसे कि बैलेंस शीट में हम डेटर्स देखते हैं। जैसे डेटर्स हैं, सपोज करो 1 लाख के डेटर्स हैं, हम इसके अंदर से पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, माइनस करते हैं। फिर हम बाहर क्या लिखते हैं? 90,000। एक तरीका ऐसा लिखते हैं और एक ऑल्टरनेटिव कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं, डेटर्स 1 लाख, सीधे बाहर लिख दो 1 लाख, और पीबीडी 10,000 ऐसे लिख दो। दोनों का मतलब सेम होता है, कैसे भी लिख लो। मेरा जो मकसद है वो आपको ये समझाना है, जब भी आप कोई भी असेट को ट्रांसफर कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसके रिगार्डिंग जितना भी प्रोविजंस या रिजर्व
क्रिएट करा जाएगा उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो भी असेट ट्रांसफर करा जाएगा, यदि उस असेट के ऊपर कोई भी प्रोविजन या रिजर्व बना हुआ है, उस प्रोविजन और रिजर्व को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लो। जैसे मैं आपका एक और एग्जांपल लूं, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट सुना है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट में आता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन सा रिजर्व बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व बनाया जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जो हमने रिजर्व बनाया है इसको भी उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। सिंपल, यदि कोई भी असेट रियलाइजेशन अकाउंट में जा रही है तो उसके साथ उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सिंपल और तरीके से बताऊं मैं आपको, और सिंपल तरीके से समझाऊं, जैसे डेटर्स होता है, एग्जांपल लो, एग्जांपल लिखा हूं, जैसे डेटर्स होते हैं, डेटर्स पे कौन सा रिजर्व बनता है? PBD। जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनते हैं। यदि और भी कोई रिजर्व बनाए जा रहे हैं किसी भी एसेट के ऊपर, एनी रिजर्व इज क्रिएटेड, any reserve is created for assets, then both assets and reserve are transferred to realization account. If any reserve is created for assets, then both, दोनों assets और रिजर्व दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे कि डेटर्स के लिए PBD, इन्वेस्टमेंट के लिए IFR, इन दोनों को ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। और ट्रांसफर कैसे करेंगे वो मैं आपको एंट्री के थ्रू समझा दूंगा। अभी इसी के नीचे इसकी एंट्री लिखवा देता हूं। जैसे हम किसी असेट को ट्रांसफर करते हैं, असेट को वैसे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। बात क्लियर है? अब PBD लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के लिए PBD डेबिट, फिर लायबिलिटी खत्म करनी है ना, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। दोनों को नेट ऑफ करके नहीं करना है, नेट फिगर ले लो, ऐसा नहीं, दोनों को अलग अलग एंट्री के थ्रू पास करना है। बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, इफ एनी रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर असेट्स, then both assets and reserve are transferred to realization account। एग्जाम्पल डेटर्स के PBD, इन्वेस्टमेंट के लिए IFR। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, एंट्री मैं इसमें लिखवा देता हूं नीचे। एंट्री में लिखवा देता हूं, जितने भी असेट्स होंगे वो सारे असेट वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन को छोड़कर। तो एंट्री होती है असेट को ट्रांसफर करने की, असेट को क्रेडिट करो और रियलाइजेशन को डेबिट करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर है? उसके बाद सेकंड एंट्री, पहली तो हो गई
वो कॉमन रहेगी। अब जो भी रिजर्व्स है, जैसे कि पीबीडी हुआ, आईएफआर हुआ, एनी रिजर्व जो असेट के ऊपर क्रिएट करा गया है, उसको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटी होती है तो डेबिट करो पीबीडी या आईएफआर या एनी अदर रिजर्व क्रिएटेड फॉर असेट्स टू रियलाइजेशन बीइंग रिजर्व ट्रांसफर। ये सिर्फ वही रिजर्व है जो किसी असेट के ऊपर बनाए गए हैं, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। बनाया, वापस कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़े। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। ओके, एक सेकंड पॉइंट और लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर क्या गुडविल भी कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करी जाएगी, जैसे कि हम एडमिशन में करते हुए आए, रिटायरमेंट में करते हुए आए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल आती है, क्या इस गुडविल को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करें या कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करें? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गुडविल आ रही है, क्या रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करें या कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करें? गुडविल हम रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इधर बिजनेस बंद हो रहा है, इसी वजह से हम गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे नहीं। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया था पिछला वाला, कोई भी प्रोविजन यदि क्रिएट करा गया है कोई भी रिजर्व के अगेंस्ट, और कोई भी प्रोविजन क्रिएट करा गया है किसी भी असेट के अगेंस्ट, तो उस प्रोविजन और असेट उन दोनों को ही ट्रांसफर करा जाता है। सेकंड पॉइंट, गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। गुडविल इज ऑल्सो goodwill which is shown in the balance sheet, which is shown in the balance sheet, is also transferred to realization account, not partners capital account, not partners capital account। बात क्लियर हो गई? ओके, इसको भी कॉपी करिए आप। मैं आपको हर वो पॉइंट कवर करवा रहा हूं जिस पॉइंट में आप अटक सको। क्लियर हो गया? आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लियर है? मैं एक काम करता हूं, जो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई थी वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवाया था ना, उस एक्सेप्शन की भी जनरल एंट्री समझा देता हूं क्या होगी, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ ये दो ही हैं, इस दो को ध्यान से कॉपी कर लेना। जनरल एंट्री फॉर एबव एक्सेप्शन, जो मैंने ऊपर एक्सेप्शन लिखवाया था ना कि फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, जो फिक्टिशियस एसेट्स हुआ या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हुए एंड सो ऑन, उसकी एंट्री क्या होती है, हम कहाँ करेंगे इसको ट्रांसफर? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में इनका डेबिट बैलेंस हो रहा होगा, इसको करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स
जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्रेडिट करेंगे, और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। बात क्लियर है आपको? तभी तो मैंने आपसे यही कहा था, इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। सेकंड एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने आपको? कैश बैंक की बताई थी, वो थर्ड वाली हम कैश बैंक के सेपरेट अकाउंट में करेंगे। जो सेकंड थी वो हमारी किस चीज को लेकर थी? सेकंड एक्सेप्शन हमारी किस चीज के रिगार्डिंग थी? पहली एक्सेप्शन हो गई कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर कर देंगे, सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो सब हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। और जो सेकंड एक्सेप्शन है करेंट अकाउंट की, यदि वो असेट में शो हो रहा है तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट, क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये हमारी जो एक्सेप्शन है ना, उनकी एंट्रीज हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। हम इसको क्या करेंगे? बीइंग करेंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर है? ये जनरल एंट्री एक्सेप्शन के लिए भी लिख लीजिए, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस करे थे।